हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, आपका ये 10th क्लास का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। उसको हमने हाफ कवर किया था पहले वाले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में हम इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब जितने भी बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका पार्ट 2 स्टार्ट होगा। फेडरलिज्म के ऊपर आपका ये चैप्टर था। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पावर शेयरिंग होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम क्या करते हैं, पावर शेयर करते हैं, उसे ही हम फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट होती है, उनका ज्यूरिसडिक्शन अलग होता है, स्टेट लेवल पे अलग ज्यूरिसडिक्शन होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल भी आता है। ठीक, तो तीनों ही लेवल पे क्या होते हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन आते हैं इन तीनों के अपने अपने एरिया में। तो फेडरलिज्म के बारे में हमने पढ़ लिया था कि फेडरलिज्म होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यानी इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाती है। ठीक है, यानी ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंडिया भी क्या है, इंडिया भी मतलब फेडरल कंट्री है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे जो बेल्जियम है और श्रीलंका है, ये स्मॉल कंट्रीज़ हैं, लेकिन मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज वेरिएशन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं जिनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहता है। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? तो अब हमें इंडिया के बारे में जानना है क्योंकि देखो इंडिया में भी क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं यहाँ पे और अलग अलग रीजन्स हैं। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द आवर कंट्री, और पावर शेयरिंग में मतलब हमारे कंट्री में कौन कौन से अरेंजमेंट किए गए हैं ये हम पढ़ेंगे। ठीक, तो लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जो है हमारा, उससे शुरू करेंगे। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। ये हमें पता है कि जो इंडिया है, इंडिया का मतलब आपको पता है कि पहले जो पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, वो हमारी इंडिया के ही अंदर था। बाद में इन सबको क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, यानी इंडिया से अलग किया गया था। तो बहुत ही पेनफुल तरीके से, बहुत ही ब्लडी पार्टीशन हुआ था इंडिया का। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंडिपेंडेंस के बाद मतलब जल्दी ही जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी जो रजवाड़े थे, वो कंट्री के पार्ट बन गए, मतलब हमारे इंडिया में शामिल हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर किया गया इंडिया को, मतलब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि ये यूनियन ऑफ द स्टेट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को क्या बताया गया है, फेडरल कंट्री बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरल कहीं पर भी नहीं लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी जो स्टेट्स है वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। देखो जो मैंने अभी बताया कि ये फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है इसमें। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरलिज्म। लेकिन जो इंडियन यूनियन है ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब फेडरलिज्म वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ द फेडरलिज्म मेंशन इन अबव। और 7 फीचर हमने फेडरलिज्म का पढ़ा था ऊपर, आप रिकॉल करना उसको। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली उसने 2-tier सिस्टम प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट का, यानी एक सेंट्रल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। ठीक, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। लेटर अ 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड। और बाद में 3rd tier को क्या किया गया, ऐड किया गया फेडरलिज्म में, इन फॉर्म ऑफ पंचायत के फॉर्म में और म्यूनिसपैलिटीज़ के फॉर्म में 3rd tier को ऐड किया गया। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये एग्ज़ाम में यहाँ से भी पूछा जाता है हमेशा।
एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टीयर्स इंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, यानी अलग अलग कंट्रीज़ में जो ये फेडरेशन है, ये डिफरेंट जो ये टीयर्स हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग जुरिडिक्शन को इंजॉय करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। पहले भी हमने पढ़ा कि 3 लिस्ट होते हैं, ठीक है। एक पहला आ गया हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट, और एक रेजिडुअरी लिस्ट भी आता है जो मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, ये वो सब्जेक्ट्स कवर करता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, ठीक। जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, देखो ये सारी बातें पहले भी आई हैं, तो ये चीज़ें इंडिया में भी हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। फॉरेन अफेयर्स होते हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही क्या करेगी, लॉज बनाएगी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये जो बनेंगे ये पूरे सेंटर पे क्या होता है, लागू होता है। दूसरा आएगा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में पता है हमें कि इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस के लिए, मतलब लोकल इम्पोर्टेंस के होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट, और जो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉज बनाएगी, ठीक है। थर्ड है अब आपका कंकरेंट लिस्ट। इसमें क्या, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट के भी होते हैं एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स पे क्या करते हैं, बोथ, यानी दोनों ही क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। जैसे, और इसमें आपको सब्जेक्ट्स भी याद रखने हैं कि एजुकेशन किसके अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर बोथ, यानी सेंटर और स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। लेकिन मान लो कभी कन्फ्लिक्ट हो जाए कि स्टेट ने भी बनाया, जैसे लॉज में कन्फ्लिक्ट हो जाए और सेंटर ने भी बनाया, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ होगा जो उन्होंने बनाया है वो प्रिवेल की जाएगी, यानी वो मानी जाएगी, ठीक। अब व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी, अभी मैंने बताया था ना कि चौथा सब्जेक्ट भी होता है जिसे हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं, ये रहा रेजिड्यूरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था उस टाइम ये सब्जेक्ट्स नहीं थे। जैसे मान लो अभी कंप्यूटिंग का टाइम है, एआई का जैसे टाइम है, तो ये चीज़ें उस टाइम नहीं थी, तो इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम मतलब जैसे जैसे समय आपका बदल रहा है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में डाला जाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, बताया गया ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में रखेंगे। अभी नोटेड मोस्ट फेडरेशन दैट आर फाउंड होल्डिंग टुगेदर, तो देखो इसमें बताया गया है कि कुछ फेडरेशन जो हैं वो होल्डिंग टुगेदर होते हैं, ठीक, जिसमें डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो होल्डिंग टुगेदर वाले कंट्री में क्या होता है, इसमें इक्वल पावर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को नहीं दी जाती। Thus all states in Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers. ये अच्छा, ये टॉपिक मैंने कल ही पढ़ाया था, कोई नहीं, आपको रिकॉल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम, ये स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 371 के तहत, ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और इंडिया हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। तो इसमें क्या है कि इंडियंस जो भी है, जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वो यहाँ पे लैंड और हाउस बाय नहीं कर सकते, यानी खरीद नहीं सकते। और सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, कुछ अदर स्टेट के लिए भी ऐसे ही प्रोविजंस हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है आपका, ये देखो यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ है,
लक्षद्वीप है, ये कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है आपका, दिल्ली। और ये क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो ये वो टेरिटरीज हैं जो स्टेट्स की पावर इनके पास नहीं है, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लीड करती है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है ये, मतलब ये जो चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, ये जो यूनियन टेरिटरीज है आपकी, ठीक। अब द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूरा यही बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, अकेले मतलब चेंज नहीं कर सकती है, ठीक। पार्लियामेंट को भी जैसे एनी चेंज इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउस, यानी दोनों हाउस से पास होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, और फाइनली लास्ट में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाके कोई भी रूल बन पाता है, ठीक है। तो दोनों हाउस से पास होना चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपका हाफ ऑफ एटलीस्ट हाफ स्टेट्स के भी क्या होने चाहिए, वोट्स मिलने चाहिए। तो इनको हम स्पेशल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। तो इनके तहत कुछ में हम चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी टॉपिक कराया मैंने, ये आपको मैंने पहले वाले पार्ट में बिल्कुल अच्छे से करा दिया था, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। इसमें कुछ देखो उसके बारे में भी बताया गया है, जैसे द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैड द पावर इन सोर्सेज ऑफ टैक्सेस, लेवी करने की भी पावर है, यानी कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और कौन से टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगी। तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है, यानी उसको हम डेली यूज़ में कैसे ला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है वो बहुत ज़रूरी है फेडरलिज्म को सक्सेस करने के लिए, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, इट इज़ नॉट मर्ली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our country. तो मेनली ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर पाते हैं. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideals in our country. देखो ये आपको ये याद रखना कि फेडरलिज्म का जो फेडरलिज्म है उसका स्पिरिट क्या है कि ये रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी जितनी भी विविधताएं हैं उनको रिस्पेक्ट करना, डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की डिज़ायर हो, और शेयर आइडियल्स हो, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझना, मतलब रिस्पेक्ट करना कंट्री में, ठीक है। और लेट अस लुक एट द सम मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ मेजर वेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी भाषाई राज्य। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर रेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के बेस पर ही क्या किया गया था, अलग स्टेट्स बनाने की मांग की गई थी, ठीक। तो जैसे आंध्र प्रदेश जो है वो बना था, पोटी श्रीरामुलु वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक। तो ये मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं इनके। तो अब हम देखो पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज अ डेमोक्रेसी इन 1947 एंड दैट ऑफ 2019, you will be surprised by the extent of the changes. Many old states have vanished and many new states have been created. तो स्टार्टिंग 1947 में जो कुछ स्टेट्स थे, उसके बाद 2019 में जब आप देखोगे जो स्टेट्स हैं तो आपको कुछ फ़र्क तो ज़रूर दिखेगा, यानी कुछ राज्यों को ख़त्म कर दिया गया, कुछ नए राज्य बने, ठीक। तो मैनी ओल्ड स्टेट्स वैनिश हो गए यानी ख़त्म हुए, कुछ नए क्रिएट किए गए। एरियाज़, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन ऑल्सो चेंज्ड। और बहुत से स्टेट्स के क्या एरियाज़ भी चेंज हुए, बाउंड्री चेंज की गई, उनके नेम भी चेंज किए गए, ठीक है। 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ऑल स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर
टू क्रिएट न्यू स्टेट को क्रिएट करने के लिए चेंज किया गया था. दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. तो क्या किया गया कि पीपल जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं और सेम स्टेट में रहते हैं तो उनको मतलब हम एक अलग स्टेट बना देंगे. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको सिर्फ लैंग्वेज के बेस्ड पे नहीं बनाया गया बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी. यानी सारे स्टेट्स ओनली लैंग्वेज के बेस्ड पे नहीं बनाए गए, कुछ मतलब कल्चरल रोल भी रहा उनका, ठीक है, एथनिसिटी भी रही और जियोग्राफिकल एरिया भी, ठीक है, जियोग्राफी भी आपकी रही, ठीक है. यानी ये भी रीजन्स हुए जिनकी वजह से क्या किया गया, डिफरेंट स्टेट्स को बनाया गया. दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. जैसे आपको पता है कि बिहार में पहले झारखंड था, ठीक है, उत्तराखंड जो है वो यूपी का पार्ट था. तो कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से, या हम कह सकते हैं कि एथनिसिटी की वजह से या जियोग्राफी की वजह से उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक. अब नेक्स्ट, when the demand for the formation of state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. The central government resisted linguistic state for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier, मतलब प्रशासनिक कार्यों को ये आसान करेगा. तो अब दूसरा आता है लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है. क्या आएगा, लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें आप देखो यहाँ पे लिखा है कि यूज हिंदी. A second test for Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give the status of national language to any one language. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया था. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. तो हिंदी को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाइड किया गया. बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, ठीक है. देयरफॉर देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस बिसाइड्स हिंदी. देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी टोटल 22 भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मान्यता प्राप्त है, ठीक. तो अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस. तो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स को ऑप्ट कर सकते हैं. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और स्टेट का अपना खुद का भी ऑफिशियल लैंग्वेज होता है. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. तो बहुत से स्टेट्स ऐसे भी हैं जो उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट का, उसको भी कंसर्न करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए. अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशन एटीट्यूड इन स्पीकिंग यूज ऑफ हिंदी. According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demand that the use of English continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. तमिलनाडु में भी ये movement violent form लेता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो उनकी लैंग्वेज है उनको बना के रखा जाए. The central government respond by agreeing to continue the यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब वो अग्री हुए कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब दोनों लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए. मैनी क्रिटिक्स, बहुत से क्रिटिक्स हुए. क्रिटिक्स वो होते हैं जो कुछ आलोचना करते हैं. थिंक्स दैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलिट. तो उन्होंने क्या कहा कि ये फेवर करता है इंग्लिश स्पीकिंग एलिट, यानी जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको फेवर करता है. Promotion of Hindi continues to the official policy of the Government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in. ठीक है, तो ये लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि कैसे लैंग्वेज के ऊपर भी मतभेद हुए, अभी भी चलते हैं.
जो साउथ में जैसे जैसे तमिलनाडु है, वहाँ पे साउथ में जैसे तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उनका जो मतलब उनके ही लैंग्वेज को क्या किया जाए, मतलब हिंदी उन पर हावी ना हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी केंद्रीय राज्य रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यानी सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन है, कि स्टेट सेंटर के अंदर है, सेंटर क्या वर्क मतलब कितना रोल प्ले करता है स्टेट में, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. How the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both at center and in most of the states. बहुत लंबे समय तक देखो क्या हुआ हमारे कंट्री में, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब एक ही पार्टी ने बहुत लंबे टाइम तक सेंटर में भी और स्टेट में भी रूल किया, सेम पार्टी। दिस मीन्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, तो as and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. यानी देखो ये क्या कहना चाहता है कि अगर सेंटर में जो पार्टी गवर्न कर रही है और जो स्टेट में कर रही है, अगर सेम पार्टी है तब तो स्टेट के लिए इजी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन अगर सेंटर में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में डिफरेंट पार्टी की है, तो उनमें थोड़े क्लैशेज होते हैं, और ठीक है वो बताई गई है इसमें बातें। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival practice parties. This undermine the spirit of federalism, और जो फेडरलिज्म को अंडरमाइन करता है। ठीक है, ऑल दिस यानी जो सेंटर है वो स्टेट के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ऑल दिस चेंज्ड significantly after 1990s. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. 1990s में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, ये मतलब राइज होते हैं। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और फिर ये जो एरा है कोलिशन गवर्नमेंट को एक तरीके से शुरुआत मानी जाती है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब मैंने पहले वाले चैप्टर में भी आई थिंक बताया था आपको। कोलिशन का मतलब क्या होता है, रुक जाओ एक मिनट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब यानी गठबंधन बताया था मैंने, यानी जब दो या दो से अधिक पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं उनको ही हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर, देखो तो इसमें क्या होता है, किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में, तो क्या करते हैं जो मेजर नेशनल पार्टीज होते हैं उनसे अलायंस करते हैं यानी गठबंधन करते हैं, और फिर आपस में मिलकर ये गवर्नमेंट बनाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अब आगे, दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. This trend was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the Constitution came into force. यानी पहले से ज़्यादा अब जो स्टेट्स हैं वो फेडरल फीचर्स को ज़्यादा इंजॉय कर पा रही हैं। ठीक, अब देखो ये जैसे दिया गया है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इसको भी देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा। हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया, बताया था मैंने अभी आपको कि टोटल 22 लैंग्वेज हैं जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनको लिखा गया है। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेज है। द सेंसस रिकॉर्ड मोर देन 1300 distinct languages which people mentioned as their mother tongues. These languages were ground together under some major languages. For example, languages be like Bhojpuri, Magadhi, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Rajasthani. May other were grouped together under Hindi. हिंदी के अंडर मतलब इनको लिया गया। Even after this grouping, the census found
121 मेजर लैंग्वेजेस, ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस, अब इसमें से 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूड इन द 18th schedule of the Indian Constitution and are therefore called scheduled language. There are called non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. तो जो 18th शेड्यूल है, ठीक है, 18th नहीं सॉरी 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में इन शेड्यूल में इन 22 भाषाओं को लिखा गया है, ठीक, हिंदी में अनुसूची बोलते हैं इनको। A look at the enclosed table makes it clear no one language is the mother tongue of the majority of our population. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% of Indians. ये पहले भी हमने पढ़ा अभी। If we add to that all those who knew Hindi as their second or the third language, the total number is still less than 50% है बस। 2011 की परसेंट इन 2011, एज फॉर इंग्लिश ओनली इतना परसेंट। तो ये डिफरेंट परसेंट दिखाए गए हैं, बस इनको ऐसे ही देख लेना है आपको। यही शेड्यूल्ड, इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं हम। अब देखो इसको हम थोड़ा रीड करते हैं। Noted Sri Ramchandra Gupta, the report of State Organized Commission was implemented exactly 50 years ago. आगे देखेंगे हम अब, ठीक है। तो ये भाषाओं के लिए ना ये थोड़ा ये याद रख लेना आप कि द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन was implemented exactly 50 years ago. 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ये एक याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है हमेशा, PYQ है ये भी। और allowed India to escape that might have lost. तो स्टार्टिंग में 1 लैंग्वेज 14 और 15 नेशंस बनाए गए थे स्टार्टिंग में भाषाओं के आधार पे। अब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण। इसका मतलब भी वही है, एक तरीके से पावर शेयरिंग ही है कि सेंट्रलाइज नहीं करना, डिसेंट्रलाइज कर देना पावर को। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। पता है हमें कि 2 या 2 से ज़्यादा टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस 2 टीयर्स। जैसे इंडिया एक वास्ट कंट्री है तो यहाँ पे 2 टीयर्स से सिर्फ रन नहीं होता। तो स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ द बिगर। जो उत्तर प्रदेश है हमारा वो बिगर है देन रशिया। महाराष्ट्र इज़ अबाउट अ बिग एज जर्मनी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है, महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से भी बड़ा है। Many of these states are internally very diverse. There is thus no need for power sharing. तो हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर बड़ा एरिया है तो। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड अ 3rd टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो अब हमें 2 टीयर तो पहले से थे, ठीक है। उसके बाद तीसरे टीयर की ज़रूरत पड़ती है, 3rd टीयर की। उसे हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी स्थानीय सरकार कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार कहते हैं।
When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. तो जो पावर है वो when power is taken, जब पावर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से ली जाए और लोकल गवर्नमेंट को दी जाए तो इसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. जो लोकल लेवल पे बेस्ट तरीके से सेटल किए गए हैं. पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी. तो जो पीपल्स हैं यानी जो लोग हैं, मतलब इसीलिए लोकल गवर्नमेंट उनको कहा जाता है कि लोकली यानी एक रूट लेवल पे जो लोग हैं वही जानते हैं अच्छे से कि उनके एरिया में किस चीज़ की दिक्कत है, यानी क्या प्रॉब्लम है, क्या सुधार की जा सकती है. तो दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी. उनको अच्छा से आइडिया है कि भाई कहाँ पे मनी स्पेंड करनी है, मैनेज थिंग्स, कैसे थिंग्स को मैनेज करने हैं एफिशिएंटली. बिसाइड्स एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. और इसमें जो पीपल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं. जब हम पता करेंगे ना कि जो ग्राम सभा होती है हमारी, उसमें लोग जो 18 ईयर्स से ऊपर जो भी हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी आती है. तो एक देखो आ गया कि ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं. ये हेल्प करता है इनक्यूलेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns, panchayats in village and municipalities in urban areas. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये किस फॉर्म में काम करते हैं? तो गांव में पंचायत के रूप में और शहरों में म्यूनिसिपलिटीज़ के रूप में काम करते हैं. बट दिस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्स ऑफ देयर ओन. दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स. तो हाँ भाई, क्योंकि देखो स्टेट के अंदर है ये, है ना, स्टेट का कंट्रोल है इसके ऊपर, तो बिल्कुल अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता. अब a major steps towards decentralization was taken in 1992. 1992 में मेजर स्टेप्स लिए गए. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. ठीक है, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया और थर्ड टियर गवर्नमेंट को बनाया गया. ठीक है, तो थर्ड ईयर में नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. तो ये जो अमेंडमेंट किए गए इससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे. यानी पहले रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए. अब ये क्या हुआ कि भाई रेगुलर इलेक्शंस होंगे. सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़. सीट्स को इलेक्ट किए, जो सीट्स हैं उनको रिजर्व किया गया इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए. एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास. तो इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए गए हैं SC, STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ठीक, तो ये फीचर्स पढ़ रहे हैं हम जो 1992 में अमेंडमेंट किए गए थे. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में. एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन. और 1/3 यानी 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन के लिए किया गया कि भाई इतने सीट्स पे वुमेन ही रहेंगी. एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन. याद रखना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही इलेक्शन करवाता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का. नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट्स. ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट वेरी भी करती है. अब रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन
बाय द नेम पंचायती राज। तो जो रूरल यानी जो गांव के लेवल पे हैं गवर्नमेंट, उनको हम पंचायती राज भी बोलते हैं। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। ठीक है, यानी हर गांव का या कुछ ग्रुप ऑफ गाँवों का, विलेजेस का ग्राम पंचायत होता है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। इसमें कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। ठीक है, एक प्रेसिडेंट होता है या सरपंच कहते हैं जिनको। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट पॉपुलेशन। तो इनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और इट इज़ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ये। एंड पूरे विलेज में पंचायत जो है वो वर्क करते हैं अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। 2 या 3 साल में ये मिलते हैं। और अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत करने के लिए, यानी ग्राम पंचायत को रिव्यू करेंगे जो भी उनका परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इसके लिए मिलते हैं। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज हाई अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सबसे जो हाई लेवल पे है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति, और ब्लॉक और मंडल कहते हैं। यानी देखो, सबसे पहले जो निचला स्तर है आपका ग्राम आएगा, फिर आएगा पंचायत समिति आएगी जो ब्लॉक लेवल पे होगा। ठीक है, और सबसे जो ऊपर लेवल पे होता है आपका वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक, तो ऑल द पंचायत समिट्स और मंडल्स इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट जो है उसको हम जिला परिषद बोलते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड MLAs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। म्यूनिसिपलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स। जो म्यूनिसिपलिटीज है ये टाउन में सेटअप किए जाते हैं। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, both municipalities and municipal corporation are controlled by the elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipalities. तो इसमें जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है ये पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का। इन अ म्यूनिसिपली कॉरपोरेशन सच एज एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो मतलब होता है ऑफिसर, उसको हम मेयर कहते हैं। जैसे गांव में सरपंच है ना हेड, ऐसे इन शहरों में यानी अर्बन एरिया में क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको। गांव का मैंने बताया कि ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति होती है, सबसे ऊपर जिला परिषद होता है। ठीक, दिस न्यू सिस्टम ऑफ अब नेक्स्ट This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. तो इसने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को मतलब और अच्छे से समझने के लिए मजबूत किया है। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, उनकी वॉइस डेमोक्रेसी में बढ़ी है। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड enthusiastically. ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट. बहुत से जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं भी करते. नॉर हैव दे गिवन एजुकेट रिसोर्सेज, पर्याप्त रिसोर्सेज भी नहीं देते. वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, तो मतलब वही कह सकते हैं कि इंडिया में मतलब पावर्स हैं भी और नहीं भी. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझना जितना मैंने भी बताया है. ठीक, तो ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म ही.
अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करने का आप ट्राई करना नीचे। दूसरे वीडियो में मैं आपको इनके आंसर्स भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप हमारा चैप्टर होता है फिनिश। यहाँ तक आपको अच्छे से दोबारा वीडियो देखना है, समझना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।